नमस्कार दोस्तों, 27 फरवरी 2026 को हमारे इंडियन जुडिशरी ने दिल्ली लीकर स्कैम केस के सारे विक्टिमों को डिस्चार्ज कर दिया। ये न्यूज जैसे ही इंटरनेट पे वायरल हुई, पूरे सोशल मीडिया का एक मेल्टडाउन देखने को मिला। सारे लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे थे कि क्यों ईडी और सीबीआई और कुछ कंटेंट क्रिएटर ने इतने सारे इनोसेंट पॉलिटिशियन को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की। और इस सारे मेल्टडाउन कैंपेन का फुल स्टॉप तब लगता है जब ध्रुव राठी अपना एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें ये स्कैम की पूरी जिम्मेदारी मात्र एक पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस चैनल के उस वीडियो पे ऑलमोस्ट 7 से 8 मिलियन व्यूज जा चुके होंगे। लेकिन उस वीडियो में ऐसे बहुत सारे आर्गुमेंट है जिसको टैकल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मिसलीडिंग है और बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। वीडियो स्टार्ट होती है सबसे पहले आर्गुमेंट से कि कैसे ये स्कैम दिल्ली गवर्नमेंट को 8,000 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। उस आर्गुमेंट में ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि कैसे एक स्कैम जब प्रॉफिट देने लगे तो वो सही हो जाता है। तो अगर हम इसी लॉजिक से चले तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम तो कोई स्कैम ही नहीं था, क्योंकि बीजेपी ने 6,000 से लेकर 7,000 करोड़ रुपए इलीगली कंपनी से लिया और अपने इलेक्शन में लगाया और इलेक्शन को जीत गया। लेकिन इन द रिजल्ट हमें तो इकोनॉमी में ग्रोथ ही देखने को मिला ना। $2 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी में जुड़ी और 8% से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ी। तो क्या ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उस स्कैम को जस्टिफाई करता है? नहीं ना। तो क्या ये बेसलेस लॉजिक से ये स्कैम जस्टिफाई होता है? बिल्कुल नहीं। आप एक स्कैम को जो अभी तक कोर्ट में बाइज्जत बरी नहीं हुआ है उसको प्रॉफिट का हवाला देकर जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वीडियो का अगला आर्गुमेंट ये होता है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कैसे अरेस्ट कर लिया गया और ये हमारे डिप्लोमेसी और डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये वही सिंपल आर्गुमेंट है जो ध्रुव भाई हमेशा से करते आते हैं बीजेपी और मोदी को डिक्टेटर साबित करने में, और ये आर्गुमेंट कहीं ना कहीं ध्रुव भाई के बायसनेस को दिखाता है। इसका काउंटर में मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं हुआ था कि हमारे देश के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे देश में जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर से और उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसका सबसे पहला केस आता है 1997 में, जब लालू यादव को एज अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद सबसे बड़ा नाम आता है जयललिता का। उनको भी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु अरेस्ट कर लिया गया था 2014 में। इस अरेस्ट का तीसरा एग्जाम्पल है एम करुणानिधि, जो फिर से एक तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे जिनको 2001 में अरेस्ट किया गया था। मधु कोड़ा जो झारखंड के सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे उनको 2009 में अरेस्ट कर लिया गया था। और जो सबसे लेटेस्ट अरेस्ट है एक सिटिंग सीएम का, वो है हेमंत सोरेन, सीएम ऑफ झारखंड, जो कि 2024 में उनका अरेस्ट हुआ था। तो ये हमारे डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी में ऐसी पहली बार नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतने बड़े यूट्यूब चैनल को लेकर इतनी छोटी सी मिस्टेक कोई कैसे कर सकता है। इस वीडियो का नेक्स्ट आर्गुमेंट आता है कि वो सारे लोग बहुत इनोसेंट हैं क्योंकि वो लोग डिस्चार्ज हो गए। तो इस झूठे केस और उन लोगों की इनोसेंसी का एग्जाम्पल मैं कुछ आर्टिकल से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसे ही वो लीकर पॉलिसी दिल्ली में अप्लाई हुई, उसका अप्लाई होते ही मोर देन 10 आर्टिकल्स वर डिमोलिश्ड बाय मनीष सिसोदिया। सबसे पहला क्राइम तो यही हुआ। उसके बाद उस पॉलिसी में कुछ मिस चेंजेस किए गए और बिना एलजी का परमिशन लिए हुए उसको फिर से अप्लाई कर दिया गया। क्राइम नंबर 2। तीसरा इनोसेंसी का एग्जाम्पल तब आता है जब मनीष सिसोदिया ने एक कंपनी से 30 करोड़ लिए हुए रुपए को वापस कर दिया, बस इस कारण से क्योंकि उन लोगों को एयरपोर्ट पे कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ गया था। इसके बाद उन्होंने कोविड के पीरियड में जो भी लोन लिया गया था जिसका अमाउंट 145 करोड़ था, उस बिना किसी के कंसिडरेशन के ऐसे ही माफ कर दिया गया। और सबसे लास्ट में इनोसेंसी का एग्जांपल ये आता है, उन्होंने ये सब चीजें करते हुए दिल्ली के आर्टिकल 2010 को पूरी तरीके से वॉयलेट कर दिया था, जो कि एक क्राइम ऑफेंस है। तो कुछ ज्यादा ही इनोसेंट है वो लीडर। और ये इनोसेंसी का एग्जांपल मैंने सब कुछ आपके सामने रख दिया, तो डिसीजन आपका है। अब इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे आते हैं, जहाँ पे ध्रुव भाई अपने आर्गुमेंट से लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे सीबीआई और ईडी ने पेंसिल से डॉक्यूमेंट मेंटेन करके और इस केस को बिल्डअप करने की कोशिश की। अगर हम इस चीज का कुछ एविडेंस देखें पूरे इंटरनेट पे, तो एक भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलेगा जो उनके स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। आयरनी की बात यह है कि ये पूरी वीडियो एविडेंस और जस्टिस पे ही टिका है और उनके आर्गुमेंट में एविडेंस ही नहीं है। जब भी बात सीबीआई पे आती है तो फेक हो जाता है, वो कॉन्स्पिरेसी हो जाती है, और जब भी बात आम आदमी पार्टी पे आती है तब बातें डिप्लोमेसी की होने लगती है, तब बातें डेवलपमेंट की होने लगती है, और तब बातें इनोसेंस की होने लगती है। अगर सामने वाले के पास एविडेंस नहीं है तो वो गिल्टी है, और अगर मेरे पास एविडेंस नहीं है तो मैं बहुत अच्छा। व्हाट अ लॉजिक। इसके बाद ध्रुव भाई एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इन दोनों एजेंसीज को मोदी कंट्रोल कर रहे हैं।
और इस आर्गुमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए वो बोलते हैं कि इन दोनों एजेंसी के जो टॉप लीडरशिप है उसका चयन मोदी खुद कर रहे हैं, इसीलिए वो कंट्रोल करते हैं। अब आपको मैं छोटा सा टास्क देता हूँ, आप जाओ चैट जीपीटी पे और सर्च करो हु कंट्रोल्स द राइट टू इलेक्टिंग दीज एजेंसीज टॉप लीडरशिप। आपको सिंपल आंसर आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें ऐसी क्या नई बात है? जो चीज शुरू से होते हुए आ रही है, जो चीज हमारे देश में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस होती हुई आ रही है, उसको एज एविडेंस यूज किया जा रहा है विद सम फैलेसीज, ताकि लोगों को मैनिपुलेट किया जाए। अब सीबीआई के जो टॉप लीडरशिप है उसको नॉर्मल लोग तो इलेक्ट नहीं कर सकते, और वो कोई पॉलिटिकल लीडर्स भी नहीं है कि हम वोट देकर उनको इलेक्ट कर सकते हैं। उसका राइट हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होता है और वही इसको इलेक्ट करते हैं। अगर कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो इलेक्ट करेगा। अगर इसमें हुआ कि कंट्रोल करना हुआ तो फिर वही सीबीआई और ईडी बीजेपी के लीडर पे क्यों एक्शन लेती है, बीजेपी के लीडर को क्यों अरेस्ट करती है, प्राइम मिनिस्टर तब वहां पे क्यों नहीं कंट्रोल करते? ये एक ऐसा लॉजिक है जिसको सुन के हंसी आती है। इस पूरे वीडियो में जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट लगा वो ये लगा कि एलजी ने आम आदमी पार्टी के ये पॉलिसीज लगाने के बाद 500 से ज्यादा शॉप्स को बंद कर दिया। इसको वीडियो में आगे उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ये 500 कंपनियां बंद हो गई, इसीलिए रेवेन्यू कम होने लगा, तो इस पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया गया। इस लॉजिक को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। तो आप लोगों के थोड़े नॉलेज खोलने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये पॉलिसी टोटल 8 महीने लगी थी। इसमें इन्होंने रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया, ये भी कैलकुलेट कर लिया कि कैसे 500 कंपनियों को बंद किया गया तो रेवेन्यू पे इफेक्ट आ गया, जिसको ऑपरेट होने में ही 8 महीने से ज्यादा टाइम लगता। क्योंकि जब ये पॉलिसी लॉन्च हुई थी तो इसकी बेस प्राइस 5 करोड़ थी और ये प्राइस इतना ज्यादा था कि 400 शॉप्स तो अभी खुले भी नहीं थे। अब मैं बताता हूँ इसके पीछे की स्टोरी क्या है। जैसे ही एलजी को लगा कि पॉलिसी में कुछ चेंजेस कर बिना उनसे पूछे पॉलिसी को अप्लाई कर दिया गया है, तो उन्होंने इस पे एक्शन लिया। इस एक्शन को देखते ईडी और सीबीआई ने अपना हाथ इसमें डाला और इस इन्वेस्टिगेशन के केसेस में ही उन 500 शॉप्स को बंद किया गया था। 500 शॉप्स, कुछ ऐसे भी शॉप्स थे जिनको कभी खुलना ही नहीं था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, फॉर द सेक ऑफ मनी, आम आदमी पार्टी ने इसको खुलने दिया। क्योंकि जब ये पॉलिसी बन रही थी तभी एलजी ने बोला था कि उस जगह पे ऐसा कोई भी शॉप नहीं खुलेगा जहाँ पे टेम्पल, जहाँ पे कोई रिलीजियस साइट, जहाँ पे कोई स्कूल, ऐसी चीजें हो, वहां पे ये शराब की ठेके नहीं खुल सकते। लेकिन एलजी के साइन के बाद भी आम आदमी पार्टी ने 67 ऐसे ठेके खुले जहां पे उनको नहीं खोलना चाहिए था। तो ठेका गुरुद्वारे के 100 मीटर के अंदर खोल दिया गया था, इसीलिए इन सारों को बंद कर दिया गया, इन सारों को सील कर दिया गया था। तो ये भी लॉजिक पूरा बेसलेस है उनका ये बोलना कि 500 कंपनी को बंद किया गया तो रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ा। टाइम फ्रेम इतना बड़ा था ही नहीं कि रेवेन्यू कैलकुलेट किया जाए। लेकिन हाँ, और इसका रेवेन्यू से प्रॉफिट में तो लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लॉस में है। जैसे ये पॉलिसी पूरे दिल्ली में अप्लाई हुई तो पूरे इस लीकर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला। ये पहला बार था कि लीकर इंडस्ट्री लॉस कर रही है और इसीलिए ये पॉलिसी खुद में बैकफायर कर दिया। इस वीडियो के कुछ लास्ट आर्गुमेंट में ध्रुव भाई बात करते हैं एक एक्ट का जिसका नाम है PMLA। वो बोलते हैं कि कैसे मोदी ने इसको लॉन्च किया है ऑपोजिशन के लीडर को अरेस्ट करने के लिए। ये भी आर्गुमेंट में सेम लॉजिक फैलेसी की यूज की गई है जो कि प्रीवियस आर्गुमेंट में की गई थी कि वो चीज को ही एक्शन कर दो जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, जो वही कर सकता है और किसी के पास, लोकल लोगों के पास अधिकार नहीं है, उसी पे क्वेश्चन कर दो, वो आर्गुमेंट ऑटोमेटिकली सही लगने लगेगा। इसके रियलिटी को देखते हैं। पीएमएलए के केसेस में केवल ऑपोजिशन के लीडर अरेस्ट नहीं होते, ये बिल्कुल ही बेसलेस बात है। मैं आपके सामने कुछ ऐसे बीजेपी के लीडर्स का नाम लूंगा जो इसी एक्ट में अरेस्ट हुए हैं। सबसे पहला नाम आता है BS येदियुरप्पा का, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका है, वो भी इसी एक्ट में अरेस्ट हुए थे। दूसरा नाम आता है द फेमस एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, जो बीजेपी के ही पार्ट थे, वो इसी एक्ट में वो भी अरेस्ट हुए हैं। PVS शर्मा भी इसी एक्ट में अरेस्ट हुए हैं, जो कि एक सूरत से बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं। उसके बाद नाम आता है सुरेंद्र पात्वा और राजनाथ मिश्रा, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बीजेपी के MLA हैं, इसी एक्ट में अरेस्ट हुए हैं। अब इन सारे केसेस को देखकर आप रियलाइज कर सकते हो ये एक्ट केवल ऑपोजिशन के लिए ही नहीं बना, ये सब लोगों के लिए बना है और सारे लोग इसमें अरेस्ट होते हैं। जैसे ही करप्शन सामने आता है, इसी एक्ट को लेकर हमारे टॉप एजेंसी इन सारे लीडर्स को अरेस्ट करती है। अब इस वीडियो के फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं कि अगर ये सारे आर्गुमेंट्स में फेल्सेस थी तो आखिर वो छूटे कैसे, आखिर वो बाहर कैसे निकले और वो इनोसेंट कैसे साबित हुए। तो सबसे पहली बात कि वो इनोसेंट साबित अभी तक नहीं हुए हैं। यही कहना गलत है कि वो इनोसेंट है।
अभी कोर्ट ने उन लोगों को डिस्चार्ज किया है क्योंकि सीबीआई और ईडी के पास इनफ एविडेंस नहीं है इस चीज को प्रूव करने के लिए। अब इस चीज पे आप मुझसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर इनके पास एविडेंस नहीं है इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो इनोसेंट है। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, जब गवर्नमेंट के टॉप लीडरशिप जेल में जाती है पॉलिसीज के मामले में, तो एविडेंस कलेक्ट करना बहुत ही माइन्यूट काम होता है और इसको बहुत ही केयरफुली और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस सारे चीजों को किया जाता है। लेकिन इसमें ईडी और सीबीआई ने बहुत ही लेट कर दिया। सब कुछ लोगों के सामने था, फिर भी थोड़े से फंबल ने पूरे एविडेंस पे पानी फेर दिया। इसका एग्जांपल आप इससे समझो कि जैसे ही ईडी ने 500 से भी ज्यादा शॉप्स को बंद किया, वैसे ही पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया गया और जैसे ही एक बार पॉलिसी विड्रॉ हुई तो सारी एविडेंस और सारे मिडिलमैन गायब हो गए। अब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई मिडिलमैन नहीं है, तो आप इस स्कैम को एक स्कैम जस्टिफाई कर पाओ। हमने स्टिंग ऑपरेशन, हमने कॉल रिकॉर्ड्स, हमने कॉल मैसेजेस, हमने ईमेल्स, ये सारी चीजों को देखकर कैसे आम आदमी पार्टी ने फिक्स किया था साउथ अल्कोहल ग्रुप से कि हम लोग तुम्हारे अकॉर्डिंग दिल्ली में पॉलिसी को चेंज करेंगे, उसमें तुम अपना रेवेन्यू कमाना और हमें 100 से 200 करोड़ रुपए देना, क्योंकि गोवा, गुजरात, दिल्ली और पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें मदद हो सके। और इसमें मोर देन 150 करोड़ रुपीस को भेजा भी गया था और उसी को सीबीआई और ईडी ने पकड़ा भी था। तो अभी तक ये कहना कि वो लोग इनोसेंट है या बिल्कुल भी गलत है। हाँ, वो लोग बिल्कुल डिस्चार्ज है, लेकिन सीबीआई और ईडी ने इस चीज को चैलेंज किया है। आगे का डिसीजन जस्टिस के हाथ में है, तो उसका काम हम लोग उन्हीं के ऊपर छोड़ते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का कोई मोटिव नहीं है किसी को हर्ट करना और किसी की तरफ हेट पहुंचाना, बस मेरे कुछ खुद के ओपिनियंस थे। मे बी वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी है वो आपके सामने है। अब इस वीडियो को देखकर आपको जज करना है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ और वो सही है या गलत है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।